टुडे माय टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जिस तरह से आपने केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था, बिल्कुल इसी तरह से हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, बेसिकली मैं पहले थियरी पे नहीं जाऊंगा, आपको पहले जो मेन चीज है जो कि आती है वो चीजें मैं आपको बता देता हूँ, फिर तो थियरी आराम से अपन पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो अब टॉपिक है वो है एक्चुअली बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना। बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, इसमें आपको क्या दिखेगा, आपको पढ़ना है वीवीटी जिसको बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। दूसरा हमको पढ़ना है सीएफटी, सब एक दूसरे से लिंक हैं। और तीसरा होता है बच्चों लिगेंड और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसको हम लोग लिगेंड फील्ड थ्योरी भी बोलते हैं या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये तीन चीजें आप लोग को पढ़नी है। और बेसिकली इन चीजों से आउटपुट आपका क्या आएगा, एक कॉम्प्लेक्स का कंप्लीट शेप, हाइब्रिडाइजेशन, उसका मैग्नेटिक बिहेवियर, उसकी स्पिन कैसी है, हाई स्पिन है, लो स्पिन है, ये सारी चीजें उनमें से आएंगी। इसकी थ्योरी मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले जो मेन मेन चीज है वो मैं आपको बता देता हूं, जिससे कि आप एक्चुअली फैमिलियर हो जाओ है क्या। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन याद करो, केमिकल बॉन्डिंग में मैंने पढ़ा दिया था। जनरली आपको पता है कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp sp2 dsp2 sp3d2, ये सब हाइब्रिडाइजेशन आपके होते हैं। तो सेम एज इट इज यहां पर भी आपको वही हाइब्रिडाइजेशन दिखने वाला है। तो पहला याद रखना, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चों, sp। और उसका शेप कैसा होगा बच्चों, लीनियर होगा। अगर कोई पूछे एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल जैसे आप लिखोगे AgNH3 हॉल ट्वाइस एंड देन इसके ऊपर एक प्लस का साइन दे दो। उसके बाद आप लिख सकते हो AgCN हॉल ट्वाइस, कुछ भी आप जो भी आपकी इच्छा हो, AgCN हॉल ट्वाइस, उस पर एक माइनस का साइन दे दो। ठीक है, क्योंकि देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 3 है तो आपको पता है कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और इसका शेप कैसा होगा बच्चों, वेरी सिंपल, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, बिल्कुल। कुछ एक इसका एग्जाम्पल देख लो। इसका एग्जाम्पल जैसे आप लिखोगे HgI3 पे माइनस, ये सब बहुत कम आते हैं। अब यहां से स्टार्ट आता है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ध्यान देना, ये बहुत बेहतरीन चीज है, समझने की चीज है। अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो केसेस क्या क्या दिखेंगे, ध्यान देना। पहला आपका दिखेगा sp3। अगर sp3 दिखे तो समझ जाना वो कॉम्प्लेक्स क्या है, उसका शेप क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। क्लियर। अगर dsp2 दिखे तो समझ जाना वो क्या है बच्चों, स्क्वायर प्लेनर है। बहुत अच्छा। और तीसरा भी दिखता है D3s, जो बहुत रेयर होता है, इसका शेप कुछ खास डिफाइन नहीं होता। अब अगर dsp2 आपका आ जाए तो पूछा जाए कि कौन सा d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, तो याद रखना dx² माइनस वाई स्क्वायर। और अगर D3s दिखे, इस पे भी क्वेश्चन कराऊंगा, तो कौन सा ऑर्बिटल आपको दिखता है, dxy, dyz और dxz। ये हमेशा आपको याद रखना, इस पे कभी भी मिस्टेक मत करना। माइंड में सबका सेट हो गया, क्या बोला मैंने, अगर sp3 हो तो आपको क्या क्या लिखो, टेट्राहेड्रल हो जाएगा, dsp2 हो तो स्क्वायर प्लेनर, और d3s हो तो आपका कोई पर्टिकुलर इसका शेप नहीं होता। एक ये हाइब्रिडाइजेशन के टर्म्स में आ जाते हैं तो इसको एक्स्ट्रा पढ़ा जाता है, लेकिन उसमें पूछा जाता है कि कौन से d ऑर्बिटल कंप्लीटली पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपका dxy, dyz और dxz। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है, नहीं। ये सब ध्यान रखना बच्चों, कुछ कुछ चीजें आप पढ़ते हो और कुछ कुछ चीजें नहीं पढ़ते, तो जो चीजें तुम नहीं पढ़ोगे वो मैं यहां बैठा हूं बताने के लिए। अब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो ध्यान से देखना, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन या तो होगा sp3d या होगा dsp3, याद रखना। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d है तो कौन सा डी पार्टिसिपेट करेगा, याद रखना, इस पे क्वेश्चन आया था, dz²। और अगर dsp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो कौन सा डी पार्टिसिपेट करेगा, dx² माइनस वाई स्क्वायर। कभी मत भूलना, समझ में आया।
अब अगर sp3d है तो इसका जो शेप हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है। और अगर DsP3 है तो इसका शेप हो जाएगा बच्चों स्क्वायर पिरामिडल। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, अगर इनको तुम ध्यान से देख लिए, समझ गए तो चीजें आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं sp3, इसको तो एग्जांपल क्या, इसको तो ढूंढना ही सिखा दूंगा। अगर sp3d है तो एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हो CuCl5 3 और अगर आपका DsP3 है एक एग्जांपल ले लो आप FeCO5। ये आपके कुछ कम्प्लेक्स हो गए। ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो याद रखना हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2 और या हो जाएगा d2sp3। अगर sp3d2 है दोनों का शेप जो होगा बच्चों उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ओक्टाहेड्रल ही होगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, दोनों का शेप में कोई चेंज नहीं होगा, ओक्टाहेड्रल ही होगा। अब इसमें पूछा जाए कौन से डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं तो बोलोगे dx² - y² और dz²। ये जो चीजें मैंने लिखी हैं ये हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये वीवीआई है, ये जो है ये बहुत रेयर आपके बुक में मिलते हैं, ये ध्यान रखना। और ये वाला जो है ये बहुत कम रेयर से रेयर केस में आता है। ठीक है, इसका कोई डिफाइंड शेप नहीं होता। ठीक है, ये भी आपका वीवीआई है। अब आपको क्या क्या पढ़ना है, जनरली जब आप बुक पढ़ते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से। यानी आपको कंसंट्रेट करना है टेट्राहेड्रल पे या स्क्वायर प्लेनर पे, और या आपको कंसंट्रेट करना है ऑक्टाहेड्रल पे। ठीक है बच्चों। अब कुछ और बेसिक चीज समझ में आना चाहिए। वो बेसिक चीज क्या है, अगर sp3d2 है तो मतलब ये कौन सा डी है, आउटर डी। अगर आउटर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं तो बनता है sp3d2। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। समझ में आया। उसके बाद अगर आपका D2sp3 है तो इसका मतलब इनर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट हुए, इनर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट हुआ। आउटर डी मतलब 4D पार्टिसिपेट होगा जनरली, इनर डी मतलब 3D पार्टिसिपेट होगा। और इस तरह के जो आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आ जाएंगे उसको बोला जाता है बच्चों इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। समझ में आया क्या बोला मैंने, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। माइंड में सबका सेट हो गया, इसमें कहीं किसी को प्रॉब्लम है नहीं। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज समझने वाली बात है, जनरली इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन बनाते हैं, जनरली बोला है स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड बनाते हैं। क्या बोला मैंने, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड बनाते हैं। ये जनरली है बच्चों, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि यही होगा, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, इसलिए ऐसा मत सोच के आ जाना कि सर आपने तो बोला था। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जनरली इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हुए दिखते हैं। ठीक है। और जनरली देखा जाता है अगर वीक फील्ड लिगेंड हो तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्या किसी को प्रॉब्लम है, नहीं, ये जनरली है, इसमें कोई ऐसा लॉजिक नहीं है कि सर ऐसा ही है, गारंटी है क्या, नहीं बच्चों कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको ऐसा दिख जाता है। तो इसलिए मैंने आपको जस्ट एक छोटा सा चीज बता दिया कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन यही होगा इसकी कोई गारंटी नहीं दूंगा और ना इसकी कोई गारंटी होती है। समझ में आया, यहां तक किसी को डाउट है, नहीं, आई थिंक यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब याद रखना अगर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, अगर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, देखो फिर से मैं बता रहा हूं जनरली वो हमेशा आपके बच्चों क्या होते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं, इस चीज को याद रखना। और अगर इनर ऑर्बिटल सॉरी उल्टा बोल दिया, हाँ सॉरी उल्टा लिख दिया यहाँ पे, पार्डन। अगर आपके आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होंगे, ठीक है, तो
उसको बोला जाता है बच्चों हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है। और अगर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हैं तो उसको बोला जाता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्यों बोला जाता है, कैसे बोला जाता है, मैं उसको अभी बताऊंगा, इसलिए घबराने का बात नहीं है। फिर से मैं बता रहा हूं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को क्या बोला जाता है, हाई स्पिन। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को क्या बोला जाता है, लो स्पिन। और जब भी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो जनरली होते हैं पेरा मैग्नेटिक इन नेचर। और जो इनर, पार्डन उल्टा ही बोल दिया, जो, हाँ लिखने के टर्म्स में मैं थोड़ा गलत कर रहा हूं, जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो होते हैं पेरा मैग्नेटिक इन नेचर। तो यहां आप लिख दो कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो पेरा मैग्नेटिक होते हैं, और जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो आपके जो होते हैं डायामैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, यानी इसकी म्यू की वैल्यू जो होगी वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जीरो होगी, और इसकी म्यू की वैल्यू जीरो नहीं होगी। और म्यू क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है। ये जस्ट मैं थ्योरी बता रहा हूँ, घबराने की कोई बात नहीं है। एक एक चीज मैं बताऊंगा कि क्यों ऐसा होता है और क्यों हम लोग ऐसा लिखते हैं, लो स्पिन हाई स्पिन क्यों लिखते हैं, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक क्यों होता है। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम है, आई होप सो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए अब थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और अपने आप को शिफ्टिंग करते हैं। अब बताया जाता है लिगेंड्स। आपको पता है लिगेंड्स बहुत सारे होते हैं जिसके पास डोनर एटम होता है, लाइक NH3 ले दो, PY ले लो, डाइपे ले लो, ठीक है, फेन ले लो, देन CO ले लो, CN माइनस ले लो, ठीक है, SCN माइनस ले लो, F माइनस ले लो, Cl ले लो, यही कॉमन आपको दिखते हैं, Br माइनस, I माइनस, H2O आपको दिखते हैं, C2O4 2 माइनस आपको दिखता है, उसके बाद Nc माइनस दिखते हैं, ठीक है, उसके बाद NCS माइनस दिखता है, OH माइनस दिखते हैं, एटसेट्रा लिख दूं, बहुत लिख दिया। ये सब आपके क्या होते हैं, लिगेंड्स होते हैं, और सबके पास क्या होते हैं, डोनर एटम होते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था डोनर एटम आपको एक्चुअली दिखेगा कौन, ये चीज समझ में आना चाहिए। जनरली जितने भी हैलोजन हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, उसके बाद आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, कार्बन, ये सब एक्ट करते हैं डोनर एटम जैसा। ठीक है, और ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट करके कौन सा बॉन्ड बनाते हैं बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, ये मैंने आपको बताया था। और इसीलिए ये जो लिगेंड होते हैं, ये लिगेंड कैसा एक्ट करते हैं बच्चों, लुईस बेस जैसा करते हैं। इसमें भी लिगेंड्स के मैंने टाइप बता दिए थे कि जहां पे सिर्फ लिगेंड डोनेट भी नहीं करते, एक्सेप्ट भी करते हैं, और जहां पे डोनेशन और एक्सेप्टेंस दोनों हो जाए उस बॉन्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, याद करो, बताया था सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्ड में डिटेल में तो आपको बताऊंगा कैसे ओवरलैपिंग होते हैं, और ऐसे लिगेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, पाई एसिड लिगेंड, याद आया, ये चीजें मैंने आपको बताया था। अब लिगेंड का स्ट्रेंथ देखो कैसे ढूंढते हैं, देखो पहले तो अगर पूछे कौन सा लिगेंड का स्ट्रेंथ एक्चुअली ढूंढते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी से। जिसकी CFSE की वैल्यू ज्यादा होगी वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, समझते जाना। और जिसकी CFSE की वैल्यू कम होगी वो जो होगा बच्चों वीक फील्ड लिगेंड होगा। ठीक है, अब याद रखना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करता है, यही इसका काम है, यानी अंदर की तरफ एंटर करता है। और वीक फील्ड लिगेंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता। इसलिए जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आपको दिखे तो याद रखना वो बनता जनरली क्या है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनने की कोशिश करता है, यानी D2sp3 जनरली, क्योंकि बहुत सारे में देखोगे इसलिए जनरली लगाता हूं। और वीक फील्ड लिगेंड इनर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अंदर शिफ्ट करने की कैपेबिलिटीज नहीं होती, स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं होता, इसलिए जनरली वो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाता है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, याद रखना। ये एक जनरल केस है, यानी अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 लिखो या sp3d2 लिखो, जब नहीं आए तो आराम से लिख के आ सकते हो। जनरली, बार बार जनरली बोल रहा हूं क्योंकि जब मैं बता रहा हूँ पूरा डिटेल में तब आपको ऐसा हमें दिखेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में ऐसा दिखते हैं। क्या बोला मैंने,
स्ट्रेंथ अगर आपको लिगेंड का ढूंढना है तो हम सीएफएसई की वैल्यू निकालते हैं। सीएफएसई मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, क्योंकि ये सीएफएसई जो आएगा वो सीएफटी में आएगा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आएगा, ठीक है, जो कि मैं बताऊंगा। लेकिन होता एक्चुअली इस तरह से स्ट्रेंथ हम लोग ढूंढते हैं। ये आपके माइंड में सेट हो गया? हाँ सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। अब बात आती है कि सर अभी आप हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाने वाले हो, अब क्या सीएफएसई सबका ढूंढना आसान है? नहीं, बड़ा प्रॉब्लम होता है। सीएफएसई का भी फॉर्मूला होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो डीजेनेरेसी, एक्चुअली लिगेंड क्या करते हैं, डीजेनेरेसी ऑफ द डी ऑर्बिटल को स्प्लिट करते हैं, इसलिए दो पार्ट में चला जाता है, टी2जी और ईजी, जो मैं सीएफटी में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, जो स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा लाए उसको स्ट्रॉन्ग फील्ड बोलते हैं, और जिसमें स्प्लिटिंग जो कम लाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वीक फील्ड लिगेंड बोलते हैं। यही तो होता है, यानी जो डी ऑर्बिटल की डीजेनेरेसी को ब्रेक करता है, तभी तो जाके आपकी बॉन्डिंग बनेगी और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग स्टार्ट होगी और हाइब्रिडाइजेशन आपको दिखेगा। खैर वो बात की बात है, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, बस चीजें समझ लो। अब बिना सीएफएसई की वैल्यू जाने अगर आपसे कोई पूछे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन होगा, तो इस चीज कंपेयर नहीं कर रहा हूं, याद रखना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन होगा, जिसमें डोनर एटम नाइट्रोजन, कार्बन या फास्फोरस हो, याद रखना वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। ये लिख लेना, क्या बोला मैंने, अगर डोनर एटम नाइट्रोजन, कार्बन या फास्फोरस हो जाए तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, इसकी वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पायरिडीन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, CN माइनस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, NC माइनस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। यानी अगर आपके इन तीनों में से कोई भी डोनर एटम आ जाए तो समझ जाना बच्चा वो क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ये लगाया VVI। अब पूछा जाए कि सर वीक फील्ड लिगेंड क्या है, तो देखो बहुत अच्छे तरीके से, 1 मिनट रुक जाओ। तो अब आपसे पूछा जाए सर वीक फील्ड लिगेंड कैसे ढूंढेंगे, तो बड़ा आसान है। वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड, अगर डोनर एटम, अगर बच्चा डोनर एटम कोई हैलाइड्स हो, हैलाइड्स में भैया कौन सा, F-, Cl-, Br-, I-, या सल्फर हो या ऑक्सीजन हो, तो तुम समझ जाना कि जो वो लिगेंड होगा वो कौन सा लिगेंड है बच्चों, वीक फील्ड लिगेंड है। जैसे अगर कुछ एग्जांपल मैं लिख लूं, जैसे यहां पे मैंने हैलाइड लिख दिया, F- हो गया, Cl- हो गया, Br- आ गया, ओ I- हो गया, H2O आपका हो गया, देन SCN हो गया। ठीक है, याद रखना SCN यानी थायोसाइनेटो वीक फील्ड लिगेंड है। लेकिन अगर मैं बोलूं यहां पे NCS-, इस बार डोनर एटम क्या है, नाइट्रोजन है, यानी आइसोथायोसाइनेटो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन थायोसाइनेटो जो है आपका, वो आपका क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, क्योंकि डोनर क्या है आपका, सल्फर है। लाइक C2O4 ऑक्सिलेट, ये आपके क्या है बच्चों, ये सब आपके क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। यहाँ पे एक और जो जनरली आपको दिखता है EN, इथाइलिन डायमाइन, आपको पता है इथाइलिन डायमाइन में डोनर कौन है, नाइट्रोजन, तो इथाइलिन डायमाइन भी आपका क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आते हैं। माइंड में सबका सेट हो गया। ऑक्सिलेट है, ऑक्सिलेट में डोनर कार्बन नहीं है, ऑक्सीजन होता है। तो अगर हैलाइड आपके डोनर हैं या सल्फर या ऑक्सीजन आपके डोनर हैं तो समझ जाना वो वीक फील्ड लिगेंड है। और अगर फास्फोरस, कार्बन या नाइट्रोजन आपका डोनर है तो समझ जाना वो क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो आपको क्या बोला, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं बच्चों, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, यानी उसकी CF क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वीक फील्ड लिगेंड के लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की वैल्यू बहुत कम होती है। माइंड में सेट, ठीक। अब ये छोटी छोटी चीजें तो आप सीख चुके हो। अब इसका यूज करके, अब जब थ्योरी आता है कि अब इसका यूज करके आपको क्या करना है बच्चों, सिंपली हाइब्रिडाइजेशन ढूंढना है। तो अब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कैसे ढूंढेंगे, वो हमारे पास सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम आ गया। तो चलो ढूंढना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ढूंढ भी पाते हैं या नहीं। बड़े आराम से सीखोगे, शांत मन से सीखोगे, चीजें बड़ी आसान हो जाएगी, जीवन में कुछ नहीं छूटने वाला। ये लो, पूछा गया कि बताओ बच्चा इसका मैग्नेटिक मोमेंट, इसका हाइब्रिडाइजेशन और इसका शेप, और इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सारा कुछ बताओ।
चलो बड़े अच्छे से क्या किया, निकल सेंट्रल मेटल एटम है, निकल का तुमने तुरंत ऑक्सीडेशन स्टेट ढूंढ लिया। निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पे, +2, ये पता है। निकल का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 28। तो आपने लिखना स्टार्ट किया, सर 1s2 2s2 2p6 3s2। बड़े मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ, एग्जाम में उतना धीरे मत करना, उतना टाइम नहीं, बट अभी सीख लो। 3p6, उसके बाद सर 4s2 और 3d8 होता है, ये जनरल होता है। लेकिन सर निकल 2+ है, यानी अपने वो 2 इलेक्ट्रॉन वो रिलीज करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से रिलीज करेगा, तो सर आउटर मोस्ट सेल से। आउटर मोस्ट सेल कौन है आपका बच्चा, 4s है। तो 4s से उसने रिलीज कर दिया, यानी ये 4s हट गया। तो अब आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बचा निकल का, आप आराम से शांत मन से लिख के आ सकते हो कि सर निकल 2+ का जो फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d8 बचा। क्या मैं सही हूं? हाँ, मुझे लगता है मैं अपनी जगह पे कंप्लीटली सही हूं। ठीक है, तो अब आपको पता है डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन है। और डी में टोटल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 10। तो मैंने ब्रैकेट बना दिया, समझते जाना। 4s से इलेक्ट्रॉन निकल चुके, 4s को खाली कर दिया। 4s के बाद कौन आता है बच्चों, 4p आता है। 4p के बाद कौन आता है, 4d आता है। 1 2 3 1 2 3 4 5, चलो यहाँ पे नीचे लिखो 3d, उसके बाद लिखो 4s, उसके बाद लिखो 4p और उसके बाद लिखो 4d। बड़े आराम से धीरे धीरे चल रहे हैं हम लोग। अब 8 इलेक्ट्रॉन है, मैंने फिल करना स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर। अब निकेल के साथ कितने क्लोरीन है, तो 4Cl- आयन है। यानी अब एक Cl कितने इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, एक पेयर। यानी टोटल आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फिट करने हैं, 4 × 8 इलेक्ट्रॉन, यानी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर ये एक्सेप्ट करेगा। अब इजीली एक्सेप्ट कर सकता है क्योंकि आपको पता है, देखो कितने सारे वैकेंट सेल हैं। अब ये फिलिंग स्टार्ट हुआ, पहले ये लिख दिया। अब फिलिंग कैसे स्टार्ट हुआ, तो बड़े आसानी से मैं एक बार फिर बना देता हूं आपके लिए। थोड़ा टाइम ले रहा हूं, धीरे धीरे चल रहे हैं, ताकि आप चीजें आपके दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाए। और जब एक बार सेट हो जाएगा, फिर आप बुलेट ट्रेन में बैठो या कहीं पर भी बैठो, मोस्ट ऑफ बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, हड़बड़ी नहीं करना। 3D 4S 4P और 4D। ठीक है, चलिए अब आपने फिल करना स्टार्ट किया, जनरली जैसा था 1 2 3 4 5। ज़्यादा हो गया क्या, 1 2 3 4 5, एक ज़्यादा हो गया यहाँ पे। थोड़ा सा मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और आराम से हम लोग बढ़ते जाएंगे। ये हो गया, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा कर दिया, 5। उसके बाद हमने लिखा ये 6, ये 7, ये 8। अब आपको पता है 4 Cl है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर को एंटर करना होगा। अब Cl जो यहाँ पे आपका है, ये क्या है बच्चों, ये याद रखना, ये वीक फील्ड लिगेंड है। और वीक फील्ड लिगेंड कभी भी इनर इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट नहीं करता, मतलब इस अनपेयर्ड को ये पेयर्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी CFSE की वैल्यू बहुत कम होती है, यानी एडजस्ट नहीं करेगा। ट्रिक समझ लो, क्यों कम होती है वो तो मैं वैल्यू निकाल के आपको सिखा दूंगा, तो वो तो बात की बात है, बस इतना याद रखो। तो अब इलेक्ट्रॉन बढ़ना कहां से स्टार्ट होगा, 4s में गया, अब 4p में गया, इस p में गया, इस p में गया। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर, 1 2 3 4। यानी जो Cl- से जो इलेक्ट्रॉन मिले वो कहां गया, एक s में और 3 p में गए। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया बताओ, एक s इन्वॉल्व हुआ और 3p, तो क्या लिखोगे, sp3। जब sp3 हो गया तो क्या हो जाएगा बच्चा, टेट्राहेड्रल शेप हो गया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलो, n की वैल्यू 2 है। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 निकल गया तो थोड़ा और आगे बढ़ जाओ, और थोड़ा सा आगे इस तरह से बढ़ते जाएंगे। अब आपसे पूछे, बोलो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक, म्यू इज इक्वल टू n+2। n मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 2 + 2 कितने हो जाएंगे, म्यू की वैल्यू रूट अंडर 2 2 4 2 8, √8 बोर मैग्नेटॉन। या इसी को ऐसे लिख सकते हो 2√2 Bm। क्या इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हाँ है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए तो आप लोग क्या लिखोगे, पैरा मैग्नेटिक।
अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था वीक फील्ड लिगेंड होंगे तो पैरामैग्नेटिक जनरली बिहेवियर दिखता है। तो ये देखो बिहेवियर देखो, सब इसका पूरा पोस्टमार्टम हमने कर दिया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ढूंढ लिए, म्यू की वैल्यू ढूंढ ली, ऑक्सीडेशन स्टेट ढूंढ लिया, कैसे अरेंजमेंट होता है, क्या शेप होता है, कहाँ किस तरीके से अरेंजमेंट होगा, ये भी आप लोग सीख चुके हो। आई थिंक अब आपको चीजें समझ में आ रही होगी, बट घबराना अभी है नहीं। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग करने वाले हैं, जहां फंसेंगे वो भी करेंगे। NiCN4 2 माइनस। अब आपको पता है, तुरंत आप समझ गए हो कि सर यहाँ पे तो Cn माइनस है, तो Cn माइनस क्या है? Cn माइनस सबको पता है, दिस इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तुरंत आपने यहाँ पे लिख दिया कि दिस इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, लिख लिया। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का क्या काम है बता चुका हूं। निकल किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे है? +2 पे है। तो यानी आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा होने वाला है, आउटर मोस्ट 3d8 4s0। यानी अब मैं कुछ इसको इस तरीके से लिख सकता हूं क्या? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 देन 4s, और उसके बाद मैंने लगा दिया 4p। 4p के बाद 4d भी लिख सकते हो, जरूरत नहीं पड़ेगी। 3d 4s और 4p। तो चलो फिल करना स्टार्ट कर दिया। पहले से इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अब Cn ने इसको कितना दिया? आपको पता है कितने Cn है? 4 Cn, यानी 4 टू जा 8 इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं, यानी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर को इसके अंदर अरेंज करना है। अब आपको पता है Cn माइनस क्या? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? पेयरिंग करेगा। मतलब जो भी खाली इलेक्ट्रॉन है उसको इनर ऑर्बिटल में एडजस्ट करेगा। तो एडजस्टमेंट स्टार्ट हो गई, देखो 1 2 3 4 5, ये 4s और ये आपका 4p। ठीक, ये लगाओ 3d, ये 4s और ये 4p। तो ये अब उठ के यहां आ गया। तो अब कुछ ऐसा सीन दिखेगा क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 फिल हो गया। अब इलेक्ट्रॉन पेयर, पहला 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहां फिल होना स्टार्ट किया। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर थे, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए। इस इलेक्ट्रॉन पेयर को लेने के लिए किस किस का इन्वॉल्वमेंट हुआ? एक डी का, एक एस का और 2 पी का, यानी जो हाइब्रिडाइजेशन आपका आ गया। तुरंत आप सामने वाले को समझा सकते हो सर DsP2 है। ठीक है, यानी इनर ऑर्बिटल यानी सॉरी, जो आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हैं वो इनर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को क्या किया? पेयरिंग कर दिया। अब इसमें क्या कोई जो न्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने देखा, उसके बाद क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा? नहीं बचा। तो अब आपका अगर पूछे इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, तो तुरंत बोलोगे सर इसका मैग्नेटिक बिहेवियर है डायमैग्नेटिक। अगर डायमैग्नेटिक है तो एन की वैल्यू 0, यानी मैग्नेटिक मूवमेंट आपका क्या आ गया बच्चा? 0। और हाइब्रिडाइजेशन अगर DsP2 है तो शेप क्या हो गया बच्चा? स्क्वायर प्लेनर हो गया। लो, पूरी तरीके से हमने इसका पोस्टमार्टम कर दिया। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वो होते हैं, जैसे आपके घर में अगर बहुत कोई क्लोज गेस्ट आ जाए तो आपको अपना बेडरूम छोड़ना पड़ता है। तो जस्ट लाइक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्लोज गेस्ट होते हैं। वो कहते हैं नहीं, मैं तो बिल्कुल अच्छे से रूम में रहूंगा, गेस्ट रूम में नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं आपका क्लोज रिलेटिव हूं। लेकिन अगर कोई नॉर्मल रिलेटिव आते हैं तो आपको उसको गेस्ट रूम में रख देते हो, तो वो बेचारा वीक फील्ड लिगेंड है। तो लाइफ में बिल्कुल जिस तरह से लाइफ का फंडा होता है ना, उसी तरह से केमिस्ट्री का भी फंडा होता है। आई होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, और मज़ा भी आ रहा होगा कि किस तरीके से हम चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। अब थोड़ा सा मैं लेवल को थोड़ा आपका इंक्रीज करने लगता हूँ। अब अगर मैं इंक्रीज करूँ तो क्या होगा? देखो तो बच्चा, CuNH3 हॉल 4 2+। ठीक है। अब यहां पे पूछा जाए कि बताओ बच्चों इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो तुरंत एट अ सडन आपने देखा कि NH3 जो है सर वो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है DsP2, और ये हो जाएगा बच्चों क्या? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। आप आराम से लिख के आ गए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, शायद कोई प्रॉब्लम होगी भी नहीं। क्या दिक्कत है इसमें? तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने लिख दिया। अब इसका अरेंजमेंट कैसे होता है थोड़ा देखो। DsP2 आ गया,
आपने लिख दिया सर स्क्वायर प्लानर है। अब अगर स्क्वायर प्लानर होते हैं तो मैंने बोल दिया इस केस में आप जनरली देखोगे मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है, डायामैग्नेटिक होता है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं वो अनपेयर्ड को पेयर कर देते हैं और आराम से डायामैग्नेटिक पे टिक करके आ गए। बिल्कुल सही है, थ्योरी है। लेकिन जब आप इसका सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो थोड़ा देखो तो क्या ये Cu2+ है और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा होता है 3d10 4s1, और अगर ये 2+ में है तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा हुआ 3d9 4s0। हाँ सर, आप बिल्कुल कहोगे हाँ बिल्कुल ऐसा हुआ। 1 2 3 4 5, ये आपका 4s है और ये आपका 4p है। 4d की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने लगा दिया 3d 4s और ये 4p। चलिए अब आपने इसको फिल करना स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। क्लियर। अब आपके ये खाली रह गए। अब आपको पता है कितने NS3 हैं, 4 NS3 हैं, यानी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर को एडजस्ट करना। अब आप एडजस्ट कैसे करोगे? अब आपको पता है ये एक बेचारा सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन को कहां पेयर करो, इसके पास तो पेयरिंग है ही नहीं। तो अब इसको कैसे करते हैं? लेकिन आपको पता है NS3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वो तो कहता है नहीं मैं गेस्ट रूम में तो नहीं रुकूंगा, मैं तो आपके बेडरूम में ही रुकूंगा, यानी जो बेस्ट रूम है उसमें मैं रुकने वाला हूं। यानी जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो इनर ऑर्बिटल में तो जाएगा, उसको तो नहीं छोड़ेगा। तो वो कहता है कि बच्चा मेरे लिए तो जगह छोड़नी पड़ेगी। ये 1 2 3 4, एक और बना देता हूं मैं, थोड़ा सा रुक जाओ। तो उसने बोला कि भैया जगह छोड़नी पड़ेगी, जाना होगा। तो कॉपर बोलता है ठीक है चलो यार, तुम मेरे इतने क्लोज हो। तो बिल्कुल इस तरह से अरेंजमेंट तो जो था वही अरेंजमेंट रह जाएगा, ये जगह खाली हो गई। अब इस जगह पे जो है इलेक्ट्रॉन पेयर आना शुरू, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां जाके चुपचाप से घर के बाहर जो आपका एक छोटा सा गेस्ट रूम है, आज वो आपका ठिकाना हो गया, क्योंकि आपके ताऊजी आए हुए हैं घर पे। तो अब देखो, है तो ये DsP2 हाइब्रिडाइजेशन स्क्वायर प्लानर है, लेकिन ये डायामैग्नेटिक नहीं है। ये क्या हो गया बच्चों? पैरामैग्नेटिक हो गया, क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह ही गए, क्योंकि उसका पेयरिंग में कोई भाई बंधु नहीं था। क्या आपको समझ में आया चीजों को? तो चीजें इजी होनी चाहिए। चीजें अगर आपको समझ में आ जाए तो कभी कोई क्वेश्चन आपसे मिस होने वाला नहीं है। चलो बताओ, किसी को डाउट है? नहीं, आई होप सो किसी को यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, और नहीं हो तो ज्यादा अच्छी बात है। चलिए अब थोड़ा सा और आ जाइए, चीजें यहाँ खत्म नहीं होती हैं, अब चीजें थोड़ी और अच्छी करते हैं हम लोग। अब मैंने लिखा CrNS3 हॉल 6 और 3+। बहुत अच्छी बात है। अब आपको पता है ये हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3d2 होगा या d2sp3 होगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या है? d2sp3 होने का। क्यों? क्योंकि आपका ये क्या है बच्चों? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हमेशा क्या बनाते हैं? हमेशा इनर ऑर्बिटल कंप्लेक्स बनाते हैं, लो स्पिन कंप्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। अब थोड़ा चेक करें, क्रोमियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे है? +3। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 24। क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है? 3d5 4s1। अब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो अब 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो बचा कितना? 3d3 तो हुआ। तो अब आप इसने फिल करना स्टार्ट कर दिया, 1 2 3 4 एंड 1 5, ये 4s, ये आपका 4p। अच्छा है ना, 1 2 3, थोड़ा साइज ऊपर नीचे छोटा बहुत बड़ा हो जाता है, घबराने की कोई बात नहीं है। 1 2 3, मेरा इंटेंशन वही है, सबका साइज सेम है। ठीक है, 4p और 4d। ठीक है, चलिए अब इसमें आपने फिल करना स्टार्ट किया। सर इसके पास तो 3 ही इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। अब कितने NS3 हैं? 6 NS3 हैं। और आपको पता है NS3 है क्या बच्चों? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो SFL है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और कितने NS3 है? 6 NS3 है। यानी कितने इलेक्ट्रॉन पेयर इसके अंदर आने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन पेयर। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम क्या है? अनपेयर्ड को पेयर्ड करना। अब अनपेयर्ड को जब पेयर्ड करना होगा तो आप बोलोगे बिल्कुल सर बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो स्टार्ट कर दिया आपने, अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दी, जो अपना टैलेंट है आपने यहाँ पे शो करना स्टार्ट कर दिया। तो मैं भी अपना टैलेंट यहाँ पे शो करता हूँ। इसने अनपेयर्ड को पेयर्ड कर दिया, 1 2 और 1। ठीक है, काम खत्म। अब फिलिंग करना स्टार्ट हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ,
और 6, यानी डी के 3 आ गए और एक एस के। तो आपने देखा भैया सर D3 एस और P2। अरे यार अब तो प्रॉब्लम आ गई। अब क्या हो गया कि डी के 3 हो गए, एक एस के और 2 पी के, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का तो ये काम है और इसने ऐसा किया। लेकिन क्या ऐसा कोई हाइब्रिडाइजेशन आपने देखा है? बिल्कुल नहीं देखा, क्योंकि डी में हम तब जाएंगे जब हमारा पी कंप्लीटली फिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि sp3 और dsp2 में क्या होता था कि डी को यहां पे हमें पी इसलिए छोड़ना पड़ता था क्योंकि अंदर वाले डी फिल हो जाते थे। लेकिन यहां पे अब क्या करोगे आप? क्या d3sp2 ऐसा कोई हाइब्रिडाइजेशन है? नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन तो आपका d2sp3 है, यानी sp3d2 है। यानी अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऐसा तो कुछ सो होगा नहीं। तो बिल्कुल, जब ऐसा सिचुएशन आ जाए बच्चों, तो ये वाला लिखना गलत है। आपको सीधा सीधा जो जनरल चीजें हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करना अच्छी बात है, लेकिन बेसिक्स उसका काम क्या है? इनर ऑर्बिटल के अंदर एंटर होना। उसने बोला कि कोई बात नहीं बच्चा, तुम अनपेयर्ड रहो, मुझे तुम्हें पेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे घर में 1 2 3 4 और 5 कमरे, 6 कमरे हैं। 3 कमरे में आपका यूज होता है, ठीक है, चौथा कमरा भी आपका यूज हो गया, लेकिन बाकी 2 कमरे अभी भी बचे हुए हैं। तो एडजस्टमेंट की क्यों रिक्वायरमेंट है? चाहे ताऊ जी आए, नाना जी आए, फूफा जी आए या कोई भी आए, हमें एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा घर बड़ा है और हमारा दिल भी बहुत बड़ा है, इसलिए हमें कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो क्रोमियम कहता है सर जी आप आ जाइए, मेरे अनपेयर्ड को पेयर्ड क्यों कर रहे हो? आपके पास तो मैंने जगह खाली रखी है। तो NH3 बोलता बात तो सही है, मुझे तो इनर ऑर्बिटल में आना है। तो उसने इनर ऑर्बिटल में बोला चल भाई, मुझको तो 2 ही डी चाहिए, खाली मिल ही गया, तो मैं तेरे अनपेयर्ड को पेयर्ड क्यों करूं? तो उसने पेयर्ड नहीं किया। और देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, D2sp3 आ गया। D2sp3 होने के बाद इसका शेप क्या हो जाएगा बच्चों? ओक्टाहेड्रल है। और जब D2sp3 हो जाए तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं बच्चों? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और जब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं तो आप तुरंत लिख के आ जाते हो, वो होता क्या है? डायामैग्नेटिक। लेकिन यहां पे देखो, क्या ये डायामैग्नेटिक सही है? आप बोलोगे सर नहीं सही है। तो इसीलिए किसी भी चीज में तुक्का मत मारना, आराम से चीजों को समझना, समझने के बाद जवाब दें। इसलिए मैं हमेशा लगाया जनरली, जनरली आपको दिखेगा, लेकिन हमेशा ऐसा होगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है। तो जब भी आपको एडजस्टमेंट करना हो तभी करो, अगर एडजस्टमेंट नहीं करना हो तब कोई आपको अनपेयर्ड को पेयर करने की जरूरत नहीं है। बाकी सब में आप क्या देखते हो? एडजस्टमेंट करने की जरूरत थी, क्योंकि जगह खाली था ही नहीं, इसमें जगह खाली था ही नहीं। सीएन बोलता है मैं कहां आऊंगा, मुझे तो इनर ऑर्बिटल चाहिए। तब कहता है एक रूम खाली करो, आज इस जगह पे आ जाओ, आज एडजस्ट कर लो तुम। ठीक है, अगर आप 2 बहन हो तो दोनों बहन के लिए अगर अलग अलग कमरे हैं, अब बोलते हैं आज दोनों बहन एक कमरे में आ जाओ, क्योंकि नाना जी आए हुए हैं। तो सेम एज इट इज, ये नाना जी हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बहुत क्लोज रिश्तेदार हैं, उनको आप बाहर कैसे रख सकते हो? चीजें समझ में आ गई? ये बड़ी अच्छी चीजें हैं। तो चीजें बनाने से पहले आपको बेसिक समझना होगा। अगर बेसिक समझ लिए तो काम खत्म। अब पूछा जाए इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालो, तो एन N+2 BM। BM क्या होता है? बोर मैग्नेटॉन। एन कितने हैं? 3। मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 मतलब तो 3 होता है, एन मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देन 3 + 2 BM कितना हो जाएगा? √15 BM। क्या सबको समझ में आया? सबके पल्ले पड़ गया इजीली। अब कहा जाता है जनरली कि जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो जो होते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। क्यों होते हैं? एक और छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देके सिखा देता हूं, जिससे आपको इजीली और अच्छे से आ जाए। तो चलो मैंने एक ले लिया CONS3 हॉल 6 और यहाँ पे 3+। कोबाल्ट किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे? +3। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 27। आपने क्या लिखा? 3D7 और 4H2, यही तो लिखते हो। अब आपको पता है उसने 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए, तो जब उसने 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, अब कुछ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसा दिखेगा 3D6। आप बोलोगे हाँ सर जी बिल्कुल ऐसा दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा? चलो मैंने लिख दिया। जनरल रूल, जनरल ट्रेंड हमें क्या कहता है, उस तरीके से मैंने इसको लिखना स्टार्ट कर दिया। ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये 4S है, ये आपका 4P है और रहने दिया। ठीक है, 3D
4s और 4p। चलिए, अब आपको पता है डी कोबाल्ट के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब NS3 कितनी बार है, 6 टाइम है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन पेयर आपको फिट करने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर। और NH3 आपको क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यानी वो इनर ऑर्बिटल में आएगा, यानी सब लोग आराम से अकेले अकेले रूम में रह रहे हैं, एक रूम में पापा, एक रूम में मम्मी, एक रूम में आपकी छोटी बहन, एक रूम में आप, चारों रह रहे हैं। लेकिन फिर से आपके क्या आ गए, क्लोज गेस्ट आ गए। तो अब बोलता है भाई जगह तो खाली है नहीं, तो चलो शिफ्टिंग करो। तो उस दिन शिफ्टिंग स्टार्ट हुई। तो अब शिफ्टिंग कैसे स्टार्ट होगी, जो अनपेयर्ड हो गए वो पेयर होना स्टार्ट करेंगे। ये दोनों अब पास आ गए। क्या इस तरीके से हो गए? हाँ, बहुत अच्छा। तो अब आपके रिश्तेदार आपके आपके जो सबसे बेस्ट रूम है उसमें आना स्टार्ट किए। 1 2 3 4, 2 पेयर हो गए, बहुत अच्छी बात है। अब यहां, अब यहां, अब यहां, यहां पूरे फिट। तो अब आपका हाइब्रिडाइजेशन बोलो इस जगह पे, सर D2sp3। जब D2sp3 है तो आपको पता है कि इसका शेप क्या होने वाला है, ओक्टाहेड्रल। ठीक है, और आपको पता है NRD पार्टिसिपेट करेंगे तो कौन सा और कॉम्प्लेक्स हो गया, आप बोलोगे सर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तो हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, उसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। अब ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स जनरली कौन बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में जनरली देखा जाता है। अब ये लो स्पिन क्यों क्यों है, याद करो जब मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था तो उसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालना बताया था। जब आप सारे इलेक्ट्रॉन आपके पेयर्ड हो गए, ये इसकी स्पिन ने इसको कट किया, इसकी स्पिन ने इसको कट किया, इसकी स्पिन ने इसको कट किया, तो भैया टोटल नेट स्पिन क्या हो गई, लेस हो गई। तो जब नेट स्पिन लेस हो गई तो उसको क्या बोलेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही तो बोलेंगे। लेकिन अगर मैं यहां पे लिखूं FeCl6 3 माइनस, तो जब आप FeCl6 3 माइनस लिखते हो तो आपका हाइब्रिडेशन कुछ sp3d2 जैसा आता है। अब जब sp3d2 जैसा आता है तो इसमें आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यानी वो पेयर्ड नहीं हो पाए, तो इसका मतलब वो कौन सा कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, मतलब एक दूसरे के स्पिन को कट नहीं किया। तो इसीलिए कहा जाता है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। और इस स्पिन को बहुत अच्छे तरीके से आप कहां और सीख पाओगे, आप सीख पाओगे इस चीज को जब आप CFT पढ़ोगे पूरी तरीके से। जब CFT पे आपका कमांड आ जाएगा तो चीजें आपके लिए और भी आसान हो जाने वाली है। बोलो, आया सबको समझ में? किसी को डाउट है? अरे सबको समझ में आया? सो फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन एवरीथिंग, मैग्नेटिक मोमेंट, शेप क्या है नहीं है, सब कुछ बताना है आप लोगों को, है ना। ये वाला मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं सबका आंसर बता दूंगा। ये आपका क्या है देखो, COH2O हॉल 6 2+, यहाँ कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, कोबाल्ट 2+, यानी अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा वो 3D7 4s0 होगा। ठीक है, तो डी में आपके कुछ इस तरह से होंगे, 1 2 3 4 5, ये एस, ये आपका बच्चा क्या हो गया, ये आपका एस हो गया, ये आपका पी हो गया बच्चों, और ये आपका, ठीक है, ये 3D है, ये 4s है, ये 4p है और ये 4d है। ठीक है, अब जब इसका आप अरेंज करके लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, है ना। अब जो H2O है ये आपका क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है ना। जब ये वीक फील्ड लिगेंड है तो आपको पता है वीक फील्ड लिगेंड क्या करता है, पेयरिंग करता नहीं है। तो गलती से भी इनको कुछ भी टच मत करना, यहाँ से स्टार्ट करना, 1 3 4 5 6। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो गया वो sp3d2 हो गया। कौन सा ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल, ओक्टाहेड्रल है। और ये जो होता है ये है क्या बच्चों, पैरा मैग्नेटिक है। ठीक है, बाकी सब तो आसान है।
बाकी सबका एक बार टैली कर लो। पहला वाला जो है आपका फर्स्ट आपका क्या है, CrNH3 CrH2O है ना। हाँ, CrH2O का हाइब्रिडेशन sp3d2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और पैरामैग्नेटिक। सेकेंड वाला बता दिया। थर्ड वाला Cn है, तो आपको पता है d2sp3 और कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। FeCN हॉल्ट वाइज एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, ये Fe3+ ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। तो अगर 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट पे है तो कहीं ना कहीं इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी पेयरिंग नहीं है। तो ये वाला डायामैग्नेटिक मत लिखना, ये पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर COF6। COF6 आपको पता है ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp3d2 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये पैरामैग्नेटिक है। और FeCO CO5 तो ये क्या है आपका पता ही है, DsP3 है आपका हाइब्रिडाइजेशन। MnCl4, MnCl4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बच्चों, MnCl4 का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, क्योंकि Cl जो होता है वीक फील्ड लिगेंड है। टैली कर लो, कहीं डाउट हो तो पूछ लो। समझ में आ गया? यहाँ पे अगर कहीं लिखिए फर्स्ट, इट इज डेवलप्ड बाय पॉलिंग। इट इज या इट वाज लिखो, इट वाज डेवलप्ड बाय पॉलिंग, फुल स्टॉप। इट डिस्क्राइब्स it describes the bonding it describes the bonding in terms of hybridized orbital. It describes the bonding in terms of hybridized orbital of the central metal atom or ion, of the central metal atom or ion। ठीक है, लिख लिया। अब the features of the theories, the feature of this theory are, the feature of this theory are, अब इसके क्या क्या फीचर्स हैं। पहला नंबर, द सेंट्रल मेटल, द सेंट्रल मेटल, द सेंट्रल मेटल लूजेज, द सेंट्रल मेटल लूजेज some electrons to form the ion। The central metal loses some electron या few electrons to form ions, to form ions, full stop। The number of electrons lost, the number of electron lost is the valency, is the valency of the resulting cation, is the valency of the resulting cation। ब्रैकेट में लिख देना, बैठ के में लिख देना, metals forms cation, metals forms cation, metals form cation, full stop। in some cases, in some cases the metal atom, in some cases the metal atom does not lose electrons, in some cases metal atom does not lose electron। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ब्रैकेट में लिख दो NiCO4। सबको पता है ना, NiCO4 के केस में मेटल कोई इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता, यानी मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0। तो याद रखना, इसीलिए मैं बोलता हूं सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ठीक है, जैसे अगर मैं लिखूं FeCl6 3-, क्लियर। अब यहाँ पे Fe किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3, तो ये कैटायन हुआ, यानी इसने आयन लूज किए। लेकिन अगर मैं NiCO हॉल फोल्ड लिखूं तो यहाँ पे लूज नहीं किए, तो यानी सेंट्रल मेटल एटम भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है, इस चीज को ध्यान रखना। अब दूसरा नंबर लिखिए, सेकेंड नंबर, द सेंट्रल मेटल आयन और एटम, the central metal ion or atom has empty s, p and d orbital, s, p and d orbitals, full stop। these 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 orbitals hybridize together, these orbitals hybridize together to form hybrid orbitals, to form
hybrid orbitals which are which are which are same SAME, which are same in the number, which are same in the number as the atomic orbitals, as the atomic orbitals hybridizing together, as the atomic orbitals hybridizing together। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देना वैकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट। याद आया ना, वीवीटी और एमओटी में मैंने एक डिफरेंस बताया था, इसमें सिर्फ वैकेंट ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करेंगे, इसलिए वो खाली करता है। ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन में देखो ये वाले नहीं होंगे, ये होंगे एस पी और ये 2 डी, तभी मिलके एक एस 3 पी और 2 डी, sp3d2 बना। तो ब्रैकेट में लिख देना वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वही हाइब्रिडाइज करके क्या बनाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, कितने ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए, 1 2 3 4 5 6, 6 मिलके बने, तो 6 न्यू हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बने, और उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp3d2। ये मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ाया था, तो आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फुल स्टॉप लिखो, दे आर वैकेंट इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड हैव डेफिनेट ज्योमेट्री, उसी में लिखना है दे आर वैकेंट कॉमा इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड हैव डेफिनेट ज्योमेट्री, एंड हैव डेफिनेट ज्योमेट्री। लिख लिया, चलिए थर्ड नंबर लिखिए, द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, the non-bonding electrons of the metal, the non-bonding electrons of the metal occupy the inner orbitals, occupy the inner orbitals, occupy the inner orbitals, full stop। These are grouped, grouped, these are grouped in accordance with Hund's rule, these are grouped in accordance with Hund's rule, बहुत लोग इसको हंस रूल भी बोलते हैं। ठीक है, लिख लिया, फिर से मैं बोल रहा हूं, these are grouped in accordance with Hund's rule, however 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 under the influence of strong field ligand, however under the influence of strong field ligands, comma there may be, there there may be some rearrangement of electrons, there may be some rearrangement of electrons in the atomic orbitals, in the atomic orbitals। ठीक है, full stop। the d orbital participating in this process, the d orbital participating in this process, the d orbital participating in this process of hybridization, in this process of hybridization may be either n minus 1 d2 sp3 or n sp3 d2 hybridization, means inner orbital and outer orbital। तो क्या लिखा, the d orbital participating in this process of the hybridization may be either n minus 1 d2 sp3 या n sp3 d2। जैसे इस केस में 4s 4p और 4d सबके लिए n की वैल्यू सेम है, लेकिन पीछे वाले में अगर आ जाओ थोड़ा सा इस केस में, तो इस केस में अगर आप देखो तो यहाँ पे 3d है, ये 4s है और ये 4p है, मतलब ये n माइनस 1d है। तो इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल समझ में आ गया। उसके बाद फुल स्टॉप, उसी में लिखो, द कम्प्लेक्स दस फॉर्म्ड, द कम्प्लेक्सेस दस फॉर्म्ड, द कम्प्लेक्सेस दस THUS दस फॉर्म्ड are called inner or low spin, the complexes thus formed are called inner or low spin and outer or high spin complexes, and outer or high spin complexes। ये सब चीजें ध्यान रखना है, ये
पॉस्टुलेट्स हैं वीवीटी के, ठीक है। फोर्थ नंबर लिखो, द लिगेंड्स, फोर्थ नंबर, द लिगेंड्स हैव at least one, the ligands have at least one sigma orbital, the ligands have at least one sigma orbital containing a lone pair of electrons. The ligands have at least one sigma orbital containing a lone pair of electrons. Full stop. Vacant hybrid orbitals of the metal atom, vacant hybrid orbitals of the metal atom or ion overlap with the sigma orbitals containing lone pair of electrons of the ligand to form metal ligand sigma bond, ऐसे to form metal ligand sigma bond. समझ में आया? To form metal ligand sigma bond. Full stop. This bond is called कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी इस तरह के लिंकेज को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। सिर्फ सिग्मा लिख के मत आ जाना, क्योंकि स्पेशल टाइप है ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड के बिटवीन का होता है, ठीक है, याद रखना इस चीज को। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड पोजेस POSSESS and possess a considerable amount of polarity जब पढ़ेगा यही लिंकिंग बदल जाएगी उस जगह पे, लेकिन यहाँ पे इसने बोल दिया कि ये जो लिंक बॉन्ड बना इसमें पोलैरिटी है, तो यही CFT का बेस है। उस जगह पे इस लिंकेज को कोऑर्डिनेट लिंकेज नहीं मानते, उस जगह पे क्या मानते हैं मैं आपको बताऊंगा, और उसी से आपका आगे और अपग्रेडेशन होता है, ठीक है। लिख लिया फोर्थ नंबर। चीजों को समझते जाओ, टॉपिक का नाम है बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो चीजें बदलती से वो देखते जाना। अच्छा पहले कर रहा हूँ। अब देखिए फिफ्थ नंबर, इज पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ complex. It is possible to predict the magnetic properties of the complex if the geometry of the complex is known. ठीक है, ये आपके वीवीटी हैं। अब इसके एक लिमिटेशन लिखो। लिमिटेशन ऑफ वीवीटी, जो मैंने पढ़ाया वो सब चीज मैंने अभी लिखा दिया बस। अब लिमिटेशन ऑफ वीवीटी लिखिए। दिस थ्योरी does not explain about the spectra of the complex. This theory does not explain about the spectra मतलब कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कलर्ड क्यों होते हैं, या बहुत सारे कोऑर्डिनेशन, मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कलर्ड होते हैं, ठीक है, कुछ कलरलेस भी होते हैं, क्यों और क्यों नहीं होते वो इसने नहीं बताया था। तो क्या लिखोगे? दिस थ्योरी डज नॉट ऑफर, या दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन about the spectra of the complex, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ
इनर ऑर्बिटल एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स सीएफटी का पार्ट है। तो लिखोगे दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ इनर ऑर्बिटल एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट, दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन, this theory does not explain why certain complexes, this theory does not explain why certain complexes are labile, while certain complexes are labile while others are inert। यानी लिगेंड शिफ्टिंग किसमें होगा किसमें नहीं, स्टेबिलिटी वाली जो सीन था वो यहाँ पे सही तरीके से डिफाइन नहीं हुआ था। ठीक है, उसके बाद दिस थ्योरी, this theory does not explain, this theory does not explain why at one time O and E, this theory does not explain why at one time the electrons are rearranged, why at one time the electrons are rearranged against the Hund's rule, against the Hund's rule, while WHILE, while at a time, while at other times the electronic configuration is not disturbed। मीन्स जैसे आपने देखा ना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं, जो अनपेयर्ड को पेयर करने की कोशिश करते हैं, यानी अंदर आने की कोशिश करते हैं। तो ये क्यों होता है, ये चीजें वो बता नहीं पाया था, यानी उनका वायलेशन क्यों होता है इस जगह पे, वो ये बता नहीं पाया था। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, the change in energies of the metal orbital, the change in energies of the metal orbital, the change in energies of the metal orbitals on formation of complex, on formation of complex are difficult to calculate, are difficult to calculate mathematically। मतलब एनर्जी जो होते क्यों होते हैं उसको कैलकुलेट करना आसान नहीं होता। तो लिखा था द एनर्जी, द चेंज इन एनर्जीज, द चेंज इन एनर्जीज ऑफ द मेटल ऑर्बिटल्स ऑन फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आर डिफिकल्ट टू कैलकुलेट मैथमेटिकली। ठीक है, तो ये कुछ जो है ड्रॉबैक हैं, इसी ड्रॉबैक को सही कर दिया गया था आपको कहाँ पे, सीएफटी में। सीएफटी में थोड़ी थोड़ी चीजें इसमें से ऐड होती चली गई और नई नई चीजों के बारे में हम लोग जानते चले गए। क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? वीबीटी सबको समझ में आया? बेसिकली जो वीबीटी का जो निचोड़ है, जो ड्रॉबैक, सॉरी, जो आउटपुट है वो है हाइब्रिडाइजेशन। अगर हाइब्रिडाइजेशन आ गया तो मजा आ गया। अब जो है कल जो क्लास होगा, कल के क्लास में हम लोग आइसोमेरिस पे क्वेश्चन करेंगे और बेसिकली कल का क्लास हम लोग असाइनमेंट करने वाले हैं। ठीक है, सारा हम लोग कल प्रैक्टिस करेंगे आइसोमेरिस पे और जो आज मैंने पढ़ा है उस पे। उसके बाद वाले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे सीएफटी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसमें मैं सब कुछ आपको ढूंढना बता दूंगा। ठीक है, चलो बच्चों, आज का क्लास मैं यही रैप अप करता हूँ। ठीक है, आई